बिहार बोर्ड 12th क्लास कॉमर्स फैकल्टी, सब्जेक्ट अकाउंट, 2023 के लिए महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, सेकंड पार्ट है तुम्हारा। क्वेश्चन है चालू संपत्ति क्या है। अगर किसी को याद है तो थोड़ा सा हमको बताओ, चालू संपत्ति क्या है। चालू का मतलब बुझे है कि नहीं बुझे है? जो चौले है रुके नहीं है। मशीन कंपनी। देखो सोचो तब बाजो, अब बीच में ज्यादा बोल देगा तो हमको बहुत तामस चढ़ता है। मशीन तुम्हारा बाबूजी लेके कहाँ पर जाएगा क्या? अभी लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी भी सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। किसी का पिताजी मशीन ले जाएगा, ट्रैक्टर माथा पर ले जाएगा उठाकर। जहाँ प्लांट में कहीं लगा रहेगा मशीन, सिलाई मशीन, बड़ा बड़ा मशीन होता है, बड़ा फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री है, लेथ मशीन सब है, कहाँ पर ले जाएगा? तो चालू हुआ तो अजीब है। सुनता कुछ है, अब बोल देगा कि जो बिल्डिंग है चालू संपत्ति। बिल्डिंग क्या है? चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति बिल्डिंग कहाँ उठा के ले जाएगा कहीं पे? तो सोचो और समझो, बात समझ रहे ना। जब तक सोचेगा नहीं और समझेगा नहीं तब तक तुमसे कुछ नहीं होगा। तो वे संपत्तियां जिन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से पुनः बेचा जा सकता है या अस्थायी रूप से व्यवसाय में रोक कर इसीलिए रखा जाता है कि इसे समय पड़ने पर बेचा जा सके, चालू संपत्तियां कहलाती है। बात समझ रहे? इन्हें क्रय करने का उद्देश्य पुनः नगद में परिवर्तन करना होने के कारण करना या होने के कारण इसकी प्रकृति अस्थिर तथा जीवन अकाल्पनिक अधिकतम 1 वर्ष का होता है। जैसे देनदार, व्यापारिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चालू संपत्तियां हैं। समझ रहे हैं बात? अब लिख देगा, अब कोई दिक्कत? तो पहले तुमसे बात को गौर करो और उसके बाद लिखने का प्रयास करो। समझ गया? ये मुख्य समय है 1 महीना तुम्हारे लिए। अब 1 महीना से भी कम समय तुमसे के लिए बचा है, 4-5 दिन इधर उधर काम में लग जाता है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन है तुम सबका, साझेदारी फर्म के विघटन की 2 महत्वपूर्ण रीतियां कौन सी है? साझेदारी फर्म के विघटन के 2 महत्वपूर्ण रीतियां कौन सी है? याद है? तो पहला है न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन, यानी कि यदि फर्म विघटन नहीं हो रहा है, कोई साझेदार में लफड़ा फंस गया है तो कोर्ट जाएगा और कोर्ट से बंटवारा हो जाएगा। नंबर 2, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर न्यायालय के आदेश से, कोई साझेदार पागल हो गया तो न्यायालय आदेश दिया जाए व्यापार अब आगे नहीं बढ़ सकता है, एक साझेदार पागल हो गया है तो क्यों नहीं हम इसे व्यापार को या साझेदारी को समाप्त कर दे, न्यायालय कहता है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बात समझ आए? क्वेश्चन के बारे में दिक्कत है कोई? साझेदारी का विघटन क्या है? साझेदारी का विघटन क्या है? पहले साझेदारी पता है कि नहीं पता है? साझेदारी नहीं पता है? तो बोलता ना है। पता है सर। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करता है तो उसे साझेदारी कहते हैं। अब इसका विघटन कैसे होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। विघटन का मतलब होता है जो व्यापार समाप्त हो जाए, व्यापार टूट जाए। ठीक है? तो जब कोई नए साझेदार प्रवेश करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई पुराने साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो पुरानी साझेदार को समाप्त कर दी जाती है और नए साझेदारी का विघटन या समापन हो जाए, सॉरी, पुराने साझेदार का या साझेदारी का विघटन या समापन हो जाता है। ठीक है? तात्पर्य समझा क्वेश्चन का? कोई नए साझेदार आ गया, किसी साझेदार का मृत्यु हो गया, कोई साझेदार अवकाश ले लिया तो उस साझेदारी को विघटन करके पुनः फिर से नए सिरे से चालू किया जाता है। आया समझ? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी भी फर्म के सभी साझेदार के बीच साझेदारी का अंत हो जाना फर्म का विघटन कहलाता है। यह अधिनियम ये कह रहा है। ठीक है? समझ रहा है? अब आपका अगला क्वेश्चन है, वसूली खाता क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में कोई अंतर बताइए।
4 बताइए, 2 बताइए, 1 बताइए, जिस तरह से क्वेश्चन होगा वो तुमको पूछेगा। तो क्वेश्चन है शायद वसूली खाता क्या है और पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर बताइए। तो साझेदारी फर्म के विघटन पर वसूली खाता बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट है ना। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो अवकाश, मृत्यु और प्रवेश पर बनाया जाता है, जबकि विघटन खाता, वसूली खाता, रिलेशन अकाउंट ये जब संगठन का जब साझेदारी का या कोई 2-4 व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसका जब विघटन हो जाता है तो वसूली खाता बनाया जाता है। कोई दिक्कत? तो संपत्ति की वसूली और दायित्व के भुगतान से होने वाले लाभ तथा हानि का पता लगाने के उद्देश्य से वसूली खाता तैयार किया जाता है। यह एक नाम मात्र खाता है। वसूली होने वाले लाभ या हानि साझेदार के पूंजी खाते या उनके लाभ या अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी उसको दे दिया जाता है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब इसी में क्वेश्चन पूछा है तुमको, जो पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में हमें अंतर बताइए। तो पहला जो अंतर है उसमें बनाने का समय, पहले पॉइंट लिख देना, बनाने का समय और उस पॉइंट में डील करना है। तो ये है पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश की अवस्था में, अवकाश ग्रहण करने की अवस्था में या मृत्यु होने पर बनाया जाता है। ठीक है, समझ रहा है ना। और जबकि वसूली खाता साझेदारी के विघटन होने पर बनाया जाता है। कोई दिक्कत? नंबर 2 बनाने का उद्देश्य। अब बनाने का क्या उद्देश्य है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य संपत्तियों या दायित्वों के मूल्यों में समायोजन करना है, उनको मूल्य को समायोजन करना है। जबकि वसूली खाता बनाने का उद्देश्य संपत्तियों की बिक्री एवं दायित्वों के भुगतान से लाभ हानि ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब तीसरा नंबर दिया है परिणाम। क्या दिया है? परिणाम। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए जाने के बाद भी फर्म चालू रहता है, जबकि केवल साझेदारी में कुछ परिवर्तन होता है, और जबकि वसूली खाता बनाया जाता है तो फर्म का समापन हो जाता है। क्या होता है? बंद कर दिया जाता है फर्म को। समझ रहा है बात ना। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, साझेदारी फर्म के समापन की विधियां को बताए। पहला इसी में 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ। दूसरा जो है साझेदारी फर्म के विघटन की रीतियां बतावे। तीसरा है ऐसी 2 दशाएं बताए जिसमें साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। 2020 और 21 में पूछा है तो 23 में काहे ना पूछ दे, कोई गारंटी है? बात समझ आ रहा है? तो इसका जो आंसर है, फर्म के विघटन की निम्नलिखित विधियां हैं, मतलब अनेक सारा विधियां हैं। पहला, न्यायालय के हस्तक्षेप से। तो जब कोई साझेदार कुछ विशेष घटना के घटित होने पर या मृत्यु हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर न्यायालय आदेश देता है। जब साझेदार की अवधि निश्चित नहीं है, अर्थात साझेदार ऐच्छिक दशा में किसी साझेदार के रूप में काम करता है, तब न्यायालय आदेश देता है कि तुम अब हट जाओ। जब फर्म के सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर शेष अन्य दिवालिया हो जाता है, तब दिवालिया मतलब उसके पास कुछ पैसे ही नहीं बचता है, तो न्यायालय आदेश देता है जो अब समापन कर दो फर्म का। दूसरा, न्यायालय के आदेश के द्वारा कोई साझेदार न्यायालय में फर्म के विघटन का आवेदन देता है कि नहीं, अब इस हम संगठन में या इस साझेदारी फर्म में नहीं रहेंगे, हमको निकलने का आदेश दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ क्या करता है, न्यायालय आदेश देता है प्रार्थना पत्र पर। ठीक है, जो प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार कर्तव्य पालन अस्थायी रूप से असमर्थ होने की दशा में ये क्रियाएं कर सकती है, और जो साझेदार को जाने का मन है उसे जाने का आदेश दे दिया जाता है। समझ गया बात? कोई दिक्कत? और एक पॉइंट इसमें दिया है, जब किसी अन्य कारणों से न्यायालय द्वारा साझेदारी व्यापार का समापन न्याय संगत समझा जाता है, यानी कि कुछ ऐसा काम हो गया या कंपनी ने ऐसा कोई काम गलत कर दिया तो वहां चाहता है न्यायालय कि जो हम इसे क्या करें, समाप्त कर दे इस फर्म को, ये साझेदारी संस्था को। ठीक है, अंश पूंजी एवं ऋण पत्रों का लेखांकन ये चैप्टर है अकाउंट का,
इसमें जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट भी है, क्वेश्चन सब है और ये एग्जाम में तुमको मिलेगा। समझ गया बात? अंशों के हरण से क्या आस है? अंशों के हरण से क्या आस है? किसी को याद है? अंशों के हरण से क्या आस है ना? यदि कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है, क्या करता है? भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी अपने अधिकार का प्रयोग करके ऐसे अंशधारी के अंश को जब्ती कर लेता है और इसे अंशों का हरण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है ठेठ भाषा में, तुम्हें हम 2 रुपया या 3 रुपया या 4 रुपया आवंटन या याचना पर राशि दिए, तुम जारी करो उसको, जो करो, तुमने कुछ नहीं किया, तो कंपनी क्या करता है? उस अंशधारी को जो अंश दिया है उसको अपने पास जब्त करके हरण कर लेता है। समझ गया बात? अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी क्या है? सरकारी कंपनी क्या है? बताओ, किसी को याद है? सरकारी कंपनी, तो ये सरकारी कंपनियां जो है ना, उसमें सरकार का अंश ज्यादा होता है। क्या होता है? तो सरकार का अंश ज्यादा होता है और सरकार इसमें ज्यादा भागीदारी निभाता है, ना कि प्राइवेट आदमी, इसीलिए इसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। ठीक है, लिखने का मन हो तो ऐसे लिखना, सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी से जिसका अंश या प्रतिशत और केंद्र या राज्य सरकार के पास 51% से अधिक हो, उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी कंपनी की कोई 2 विशेषता बताइए। किस कंपनी की? निजी कंपनी की कोई 2 विशेषता बताइए। तो पहला है, इसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होनी चाहिए। कोई निजी कंपनी खोलेगा तो उसके सदस्य संख्या 200 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, यानी कि अंश ज्यादा हस्तांतरण नहीं करता है, प्रतिबंध लगा देता है इस पर। समझ आ रहा बात? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी की 2 विशेषता बताइए। किस कंपनी की? सार्वजनिक कंपनी की कोई 2 विशेषता बताइए, बोलो। तो सार्वजनिक कंपनी की 2 विशेषताएं, जो पहला विशेषताएं दिया इसमें, इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 हो सकती है तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितना भी बना सकता है। ठीक है। और इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है, अंशों का भी हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है। सार्वजनिक मतलब हुआ सबों के लिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सबों के लिए। समझा बात? कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, अंश क्या है? अंश क्या है, बोलो। अंश क्या है? किसी को याद है? जब कोई बड़ा राशि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, उसे अंश कहते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की पूंजी यदि छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाए या उसे छोटी छोटी इकाई में बांट दिया जाए, उसे हम अंश कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है? जब बड़ा पूंजी है छोटे छोटे इकाई में बांट दे टुकड़ों में, तो वो अंश हो जाएगा ना। निजी कंपनी क्या है बाबू? निजी कंपनी किसी को याद है? निजी कंपनी किसी को? क्या कर रहा है तुम सब, बोलो हमको। तो कौन सा निजी कंपनी जो होता है, कंपनियां, वो कंपनी होता है जिसमें सरकार की भागीदारी ना के बराबर हो या बहुत कम हो। ठीक है, जो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात समझ आ रहा है? ये तुमको ठेठ भाषा में होगा, ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन अगर तुमको सही से लिखना है तो निजी कंपनी से आज एक ऐसी कंपनी से है जो अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा के रखती है या लगाकर रखता है। कर्मचारियों को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। अपने अंश और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। समझ गया? निजी कंपनी
निजी मतलब पर्सनल कंपनी हो गया, तो सरकार का बहुत हस्तक्षेप कम होता है। समझ आए बात। अगला क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं? क्या कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषता बताइए, कंपनी का अर्थ बताइए। ये सब एक ही क्वेश्चन है, किसी में अर्थ लगा दे, किसी में क्या समझते हैं, विशेषता बताइए, सब का आंसर एक ही होगा। ये कंफ्यूजन मत हो जाना, सर पढ़ाए तो कंपनी किसे कहते हैं, हमको पूछ दिया कंपनी से क्या समझते हैं। समझ आया बात। तो कंपनी एक वैधानिक संस्था है। क्या है? एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंपनी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और इसके सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों के प्रतीक पर होता है। ठीक है, जब तक कोई कंपनी सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक कंपनी नहीं बनता। चाहे निजी कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, रजिस्टर तो उसको होना होगा। कंपनी की धारा अधिनियम जो है उसके अनुसार उसको रजिस्टर्ड होना होगा। बात समझ आए? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बोलो। बार बार सुनो और बार बार वीडियो को देखो। सब्जेक्टिव याद करने का चीज नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझने का। लॉजिक समझ गया तो तुम्हारा सब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव टोटली दिमाग में रखो, सब्जेक्टिव से लॉजिक पे अपने मन से लिखा रहता है परीक्षा में। विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, ना कि पूरे किताब उठा ले यहां रख दे। रहता है? नहीं रहता ना। कभी तुमको हम बोले रे बाबू सब्जेक्टिव पूरा रट लो, नहीं। हम हर वक्त बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ो। सब्जेक्टिव याद कराने तो हम है बैठे, हम तो ऐसे बता रहे हैं तुमको तो समझ आया, तो लैब तो देख रहा है। जो घर बैठे बच्चा है जो कोचिंग भी नहीं पढ़ता है वो भी अपना वीडियो सुनकर याद करता है, समझ जाता है। तो समता अंश क्या है? समता अंश के बारे में बोलो। समता अंश उन अंश को कहते हैं जिन पर लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाए। दूसरे शब्दों में समता अंश का कोई निकल। गुड। समता अंश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंश का भुगतान कर दिया हो। ठीक है, और उसमें पूर्वाधिकार का भुगतान करने के बाद कुछ बच जाता है बाबू, तो समता अंश को दे दिया जाता है। दूसरे शब्दों में समता अंशों पर लाभांश की कोई निर्धारित दर नहीं होती है। बात समझ गया ना? इसका लॉजिक समझो। समता अंश पूछे तो लिखना जब पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान कर दिया जाता है या उन्हें दे दिया जाता है और उसमें से कुछ बच दिया जाता है तो समता अंशधारी को दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जस्ट समता अंश के बाद पूर्वाधिकार अंश क्या है? पूर्वाधिकार अंश उन अंशों से है जिन पर पूर्व निर्धारित दर पर लाभांश पाने एवं कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस का अधिकारी होता है। कंपनी समापन भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्वाधिकारी अंशधारी को अंश मिलेगा। समझ रहे? कोई दिक्कत किसी को? संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है? संचयी पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? ठीक है, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश ऐसा पूर्वाधिकार अंश है, संचयी पूर्वाधिकार अंश ऐसा पूर्वाधिकार अंश है जिनके धारकों का समता अंशों पर कोई भी लाभांश दिए जाने से पूर्व अपना समस्त बकाया पाने का अधिकार होता है। ठीक है, छोटा 2 से 3 लाइन 2 नंबरी में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 3 लाइन बहुत हो गया, 3 लाइन से 2.5 से 3 लाइन या बहुत ही याद रहे अच्छे तरीके से तो शायद 3 लाइन तो ज्यादा नहीं जाना है। अगर तुम ज्यादा जाएगा तो और क्वेश्चन छूट जाएगा, बच जाएगा, तू टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू अंशों की जब्ती क्या है? तो हम पहले ही बता दिए हैं अंशों के हरण के बारे में, अंशों के हरण के बारे में बताए ना, वही जब्ती के तात्पर्य मिल जाता है। तो यदि अंशधारी अंशों का कोई किस्त निश्चित अवधि तक जमा नहीं करता या नहीं देता है तो उनके अंशों को संचालकों द्वारा क्या करता है? संचालकों का अधिकार प्राप्त है जो उसके अंशों को जब्त कर लेता है या दोषी अधिकारियों पर ना चुकाए जाने पर याचना के रूप में प्राप्ति के लिए मुकदमा चलाया जाता है।
ठीक है, समझ रहे? और जब्त किए गए अंशों को यदि जरूरत पड़े तो बाद में पुनर्निर्गमन भी करके पूंजी में मिला दिया जाता है। आया समझ रहा है? लॉजिक सुनेगा एक ठो, सुनो। जब आवंटन याचनाएं पर अंशों को जारी किया जाता है अंशधारी के लिए, यदि वो अंश का भुगतान नहीं करता है तो अंशों को जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद हरण कर लिया जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्गमन कर दिया जाता है। यही है ना, कोई दिक्कत? अंश को समता अंश पर जारी किया जाता है, पूर्वाधिकार अंश पर जारी किया जाता है, बात समझ आए? बट्टे पर जारी किया जाता है, बट्टे मतलब कम अभिदान, ठीक है, और प्रीमियम पर अधिक पर जारी किया जाता है। सुन रहे? ये सब तुमको ध्यान रखने वाले बातें हैं, और जब तक याद नहीं सोचेगा ना समझेगा तो एग्जाम में क्या लिखेगा? कुछ लिख पाएगा?